शुभ प्रभात प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हिंदी क्लासेस भाई सलीम खान सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए जो परीक्षा में 2 नंबर का टॉपिक है शब्द शक्ति, व्याकरण के इस शब्द शक्ति के टॉपिक को हम करने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं शब्द शक्ति की। शब्द शक्ति अर्थात शब्द की शक्ति। काव्य में कोई भी शब्द जब प्रयुक्त होता है तो उस शब्द का कोई न कोई अर्थ जो है निकलता है, और वो उस अर्थ किस रूप में प्रयुक्त हो रहा है, वहाँ किस रूप में उसको प्रयोग में लिया गया है, उस अर्थ को प्रकट करवाने की शक्ति को ही शब्द शक्ति कहा जाता है। शब्द शक्ति किस प्रकार से एक शब्द जो है वो अर्थ प्रकट करवाता है। देखिए, जैसे मैं लिखता हूं कि यह मेरी गाय है, मैंने लिखा यह मेरी गाय है। अब यह मेरी गाय है, यहाँ गाय शब्द जो है, जैसे ही हम इस वाक्य को पढ़ेंगे तो पढ़ते ही हमारे मन मस्तिष्क में एक छवि बनेगी, और वो छवि जो है उस शब्द का जो अर्थ हम ग्रहण कर रहे हैं, उस अर्थ ग्रहण करने की छवि जो है वो हमारे सामने उभर करके आएगी। तो यहाँ हमने पढ़ा यह मेरी गाय है, तो गाय शब्द जैसे ही हमने पढ़ा तो हमारे मन मस्तिष्क में एक चित्र उभरा, एक चौपाया पशु का, जिसे हम देखते हैं गाय के रूप में। तो गाय जो है वो एक चौपाया पशु है। तो ये इसका सामान्य अर्थ है, या हम कह सकते हैं ये इसका मुख्य अर्थ है, या हम कह सकते हैं कि इसका लोक प्रचलित अर्थ है, या हम ये कह सकते हैं कि इसका शब्दकोशीय अर्थ है। तो जहाँ किसी भी शब्द का मुख्य अर्थ, लोक प्रचलित अर्थ, सामान्य अर्थ, मुख्यार्थ, अभिधेयार्थ, संकेतार्थ ग्रहण किया जाता है, तो वो सामान्य अर्थ प्रकट करवा रहा है वही शब्द। अब मैं इसी शब्द को यदि मैं इस वाक्य में ऐसे लिख दूं कि यह लड़की तो गाय है। अब यहां भी मैंने गाय शब्द का ही प्रयोग किया है कि यह लड़की तो गाय। तो यहाँ गाय शब्द जो है, जैसे हम इस वाक्य को पढ़ेंगे, पढ़ते ही हमारे मन मस्तिष्क में ये गाय शब्द जैसे आएगा, तो यहाँ हमारे चित्रपटल पर जो छवि बनेगी वो उस चौपाया पशु की नहीं, बल्कि उसके लक्षणों को हम ग्रहण करेंगे। क्यों? क्योंकि लड़की जो है वो गाय है, यानी लड़की जो है वो पालतू पशु नहीं है। लड़की यहाँ पशु में लेकर के यहाँ लक्षण दिए जाएंगे कि गाय जो है वो सरल स्वभाव की होती है, उसी प्रकार से ये लड़की भी क्या है, सरल स्वभाव की है। तो यहाँ गाय का हमने सामान्य अर्थ लिया, यहाँ हमने गाय का अर्थ लक्षणों के आधार पर लिया। तो कहने का तात्पर्य है कि ये एक ही शब्द जो है वो अलग अलग अर्थ प्रकट करवा रहा है। वाक्य में जैसे इसका प्रयोग किया गया वैसे ये अलग अलग अर्थ दे रहा है। तो ये अर्थ प्रकट करवाने की शक्ति को ही क्या कहा जाता है, शब्द शक्ति कहा जाता है। जहां जो वाक्य में शब्द प्रयुक्त होता है वहां वह शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है, उस अर्थ को प्रकट करवाने की शक्ति को ही शब्द शक्ति कहा जाता है। अब बात करते हैं अपन कि अर्थ को प्रकट करवाने की शक्ति को जब शब्द शक्ति कहा जाता है तो फिर अर्थ के आधार पर शब्द शक्ति या अर्थ के आधार पर शब्द होते कितने हैं, यानी अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार क्या है। तो अर्थ के आधार पर शब्द जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है वाचक, दूसरा है लक्षक और तीसरा है व्यंजक। यानी वाचक, लक्षक और व्यंजक, ये अर्थ के आधार पर 3 प्रकार के शब्द हो जाते हैं हमारे सामने। अर्थ के आधार पर 3 भेद हो जाते हैं शब्दों के, वाचक, लक्षक और व्यंजक। अब वाचक, लक्षक और व्यंजक 3 अर्थ के आधार पर शब्द हो गए। इन्हीं आधार पर जब ये शब्द वाक्य में प्रयुक्त करते हैं हम, तो ये शब्द तो क्या कहलाएंगे, वाचक।
इनसे जो अर्थ प्रकट होगा वो अर्थ कहलाएगा वाचार्थ, और इनसे जो शब्द शक्ति प्रकट होगी वो शब्द शक्ति कहलाएगी अभिधा शब्द शक्ति। यानी शब्द जो है, जो वाक्य में शब्द प्रयुक्त हुआ है, जैसे यहाँ ये गाय शब्द प्रयुक्त हुआ है, यहाँ ये गाय शब्द प्रयुक्त हुआ है, तो ये शब्द जो है ये तो क्या है, वाचक शब्द है। और इससे जो अर्थ निकलेगा, जैसे यहाँ गाय का अर्थ निकल रहा है एक चौपाया पशु, और यहाँ गाय का अर्थ निकल रहा है एक सरल स्वभाव के, तो ये जो अर्थ निकल रहा है तो ये अर्थ है वाच्यार्थ, और इनसे जो शब्द शक्ति बनेगी वो है अभिधा शब्द शक्ति। फिर उसके बाद में बात करते हैं अपन लक्षक। दूसरा जो अर्थ के आधार पर शब्द है वो है लक्षक है। तो लक्षक जो है वो शब्द तो कहलाएगा लक्षक, उस शब्द से जो अर्थ निकलेगा वो कहलाएगा लक्षार्थ, और उसमें जो शब्द शक्ति निहित होगी वो होगी लक्षणा शब्द शक्ति। जैसे कि दूसरा वाक्य अगर हम देखें तो यहाँ तो गाय शब्द जो है, पहले वाक्य के अंदर गाय शब्द जो है वो वाचक शब्द था, और वाचक शब्द जो है उससे अर्थ जो है वो वाच्यार्थ निकल रहा था। लेकिन दूसरे वाक्य के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ गाय शब्द जो है वो वाचक न होकर के यहाँ शब्द ये है लक्षक, और इससे जो अर्थ लिया जा रहा है वो अर्थ होगा लक्षार्थ, और इस वाक्य के अंदर जो शब्द शक्ति निहित है वो शब्द शक्ति है लक्षणा शब्द शक्ति। इसके बाद में अपन बात करते हैं व्यंजक की। व्यंजक यानी जो वाक्य में शब्द प्रयुक्त होगा वो तो कहलाएगा, वो शब्द तो कहलाएगा व्यंजक, और उस शब्द से जो अर्थ निकलेगा वो अर्थ कहलाएगा व्यंग्यार्थ, और उसमें जो शब्द शक्ति निहित होगी वो शब्द शक्ति कहलाएगी व्यंजना शब्द शक्ति। तो हम कहते हैं कि शब्द शक्ति के अर्थ के आधार पर तीन भेद जो है वो है वाचक, लक्षक और व्यंजक, और इन्हीं से जो अर्थ प्रकट होता है उनके भी तीन भेद हो जाते हैं, वाचार्थ, लक्षार्थ और व्यंग्यार्थ, और इनसे जो शब्द शक्ति निकल के हमारे सामने आती है वो भी तीन भेद हो जाते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो हम हमारे सामने ये बात आती है कि शब्द शक्ति के भेद कितने होते हैं। तो शब्द शक्ति के भेद जो है वो हमारे सामने तीन उभर करके आए, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ये तीन जो है शब्द शक्ति के भेद माने जाएंगे। मैं एक और वाक्य लिख करके आपको समझाता हूँ कि जैसे मैं लिखता हूँ कि मैं सालों से परेशान हूं। मैं सालों से परेशान हूं। अब देखिए मैं सालों से परेशान हूं। अब इस वाक्य के अंदर मैं सालों से परेशान हूं, अब जितने लोग इस वाक्य को पढ़ेंगे वो अपने अनुसार इसका अर्थ निकालेंगे। यहाँ सालों शब्द प्रयोग हुआ, तो ये सालों शब्द जो है मैं सालों से परेशान हूं, तो मैं सालों का अर्थ यहाँ वर्षों भी निकल रहा है कि मैं वर्षों से परेशान हूँ, ये भी अर्थ निकल रहा है यहाँ पे। मैं सालों से परेशान हूँ यानी साले जो है वो पत्नी के भाई होते हैं, तो मैं उनसे परेशान हूँ। यानी एक ही शब्द जो है वो एक ही वाक्य में प्रयुक्त होकर के भी ये अलग अलग अर्थ जो है वो दे रहा है। यानी अलग अलग लोग जो हैं वो अलग अलग अपनी मानसिकता के आधार पर इसका अलग अलग अर्थ निकालते हैं। तो जहाँ अलग अलग अर्थ निकले वहाँ वो शब्द तो कहलाएगा व्यंजक, उससे जो अर्थ ग्रहण किया जा रहा है वो कहलाएगा व्यंग्यार्थ, और उसमें जो शब्द शक्ति निहित होगी वो होगी व्यंजना शब्द शक्ति। तो शब्द शक्ति एक बार पुनः बता देता हूँ मैं आपको कि शब्द शक्ति जो है किसी भी शब्द का अर्थ प्रकट करवाने की शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है। अर्थ के आधार पर शब्द शक्ति के तीन भेद माने जाते हैं, वाचक, लक्षक और व्यंजक, और इनसे जो अर्थ प्रकट होता है उनके भी तीन भेद माने जाते हैं, वाचार्थ, लक्षार्थ और व्यंग्यार्थ। और इनमें जो शब्द शक्ति निहित होती है उसको भी तीन भागों में बांटा गया है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो अब हम शुरुआत से बात करते हैं अभिधा की। सबसे पहले हम बात करते हैं अभिधा शब्द शक्ति की। तो अभिधा शब्द शक्ति क्या है? अभिधा शब्द शक्ति जैसे जिसमें मुख्यार्थ, वाचार्थ, संगीतार्थ, अभिधेयार्थ, अर्थात जिसमें जैसा लिखा हुआ है या जैसा वक्ता बोल रहा है श्रोता उसका उसी प्रकार से सीधा सीधा अर्थ ग्रहण कर ले तो वहाँ अभिधा शब्द शक्ति आती है। जैसे मैं ये कहूँ कि अब आप वीडियो देख रहे हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं आपसे कहूँ कि भाई हाथ नीचे कीजिए, या मैं कहूँ कि आप खड़े हो जाइए, या मैं कहूँ कि आप चुप हो जाइए, तो यहाँ जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा का वैसा आप अर्थ
सूर्य पूरब से उगता है, राम आम खाता है, सीता गाना गाती है। तो इस प्रकार से सीधा जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा का वैसा ही अर्थ ग्रहण कर रहे हैं आप सब। तो जहाँ जैसा कहा जाता है, वक्ता जिस प्रकार से कहता है, श्रोता उसका सीधा सीधा अर्थ ग्रहण करता है, तो वहाँ अभिधा शब्द होती है। जैसे इस वाक्य में देखिए, यह मेरी गाय है, तो यहाँ गाय का मुख्य अर्थ ही ग्रहण किया जा रहा है। जैसा इसने कहा यह मेरी गाय है, तो ऐसा का ऐसा ही अर्थ ग्रहण किया जा रहा है। न तो हम लक्षणों के आधार पर अर्थ को ग्रहण कर रहे हैं और न ही हम किसी अन्य प्रकार से अर्थ को ग्रहण कर रहे हैं। तो सीधा सीधा अर्थ जहाँ ग्रहण किया जाता है वहाँ अभिधा शब्द होती है। अभिधा शब्द के बारे में अगर हम देखें तो अभिधा शब्द जो है वो अब विशेष तथ्यों के अंदर देखें हम तो यमक अलंकार, कल की क्लास के अंदर हमने अलंकारों के बारे में पढ़ा। तो यमक अलंकार, जहां भी यमक अलंकार होगा वहां 100% अभिधा शब्द होगी। जहां यमक अलंकार प्रयुक्त होगा वहां 100% जो है वो अभिधा शब्द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कनक कनकते सोगुनी मानकता अधिकाय, तो इसमें यमक अलंकार है, कनक कनक 2 बार शब्द आया है और दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग लिया जा रहा है। तो वहाँ अभिधा शब्द होगी, यमक अलंकार होगा। ऐसे ही अगर हम देखें तो उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार की क्लास में हमने देखा कि उत्प्रेक्षा अलंकार कहाँ होता है, जहाँ समान गुण धर्म के कारण तुलना की जाए और संभावना व्यक्त की जाए। उपमान में संभावना व्यक्त की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ होगा और सामान्य अर्थ यदि ग्रहण किया जा रहा होगा, यानी उत्प्रेक्षा अलंकार हो और सामान्य अर्थ ग्रहण किया जा रहा हो, तो वहाँ जो है अभिधा शब्द आती है। तो सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जहाँ मुख्यार्थ, अभिज्ञार्थ, वाच्यार्थ और शब्दकोशीय अर्थ और लोक प्रचलित अर्थ ग्रहण किया जाए वहाँ अभिधा शब्द आती है। लोक प्रचलित का मतलब जैसे गाय है, गधा है या अन्य जो शब्द हैं, वो सबसे पहले जो अर्थ दे रहे हैं लोगों में, उसका सबसे पहले जो है वो अर्थ क्या है, शब्दकोश के अंदर उसका अर्थ क्या है, वो सीधा अर्थ यदि ग्रहण किया जाता है तो वहाँ अभिधा शब्द आती है। जैसे मैं लिखूं कि यह मेरा गधा है या यह मोहन का गधा है, तो यहाँ गधे का अर्थ एक चौपाया पशु ही लिया जा रहा है, अन्य कोई अर्थ ग्रहण नहीं किया जा रहा है। सामान्य अर्थ, लोक प्रचलित अर्थ या हम कहें शब्दकोशीय अर्थ जहाँ ग्रहण किया जाता है वहाँ अभिधा शब्द होती है। उसके बाद में बात करते हैं अपन लक्षणा शब्द की। 2 नंबर पे आती है लक्षणा शब्द। लक्षणा शब्द जो है, हमने जैसा कि शब्द शक्ति के अर्थ के आधार पर हमने देखे कि वाचक, लक्षक और व्यंजक। तो लक्षक शब्द जहाँ होगा वाक्य में प्रयुक्त होगा। जैसे इस वाक्य को देखें, यह लड़की तो गाय है, तो यहाँ गाय शब्द जो प्रयुक्त हुआ है, ये गाय शब्द जो है यहाँ लक्षक शब्द है, क्योंकि ये अपना मूल अर्थ नहीं ले रहा है, ये अपना शब्दकोशीय अर्थ यहाँ प्रकट नहीं करवा रहा है, ये लोक प्रचलित अर्थ प्रकट नहीं करवा रहा है, बल्कि ये अपने स्वभाव के अनुसार अर्थ प्रकट करवा रहा है, ये अपने लक्षणों के आधार पर अर्थ प्रकट करवा रहा है। तो इसलिए यहाँ कौन सी शब्द हो जाती है, लक्षणा शब्द हो जाती है। यानी जहाँ लक्षणों के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाए वहाँ लक्षणा शब्द होती है। और लक्षणा शब्द जो है उसके लिए अगर विशेष इसके भेदों की बात अगर हम करें तो लक्षणा शब्द के जो है वो 2 प्रमुखतः भेद माने जाते हैं। पहला है रूढ़ि लक्षणा और दूसरा है प्रयोजनवती लक्षणा। मैं विद्यार्थियों को बता देना चाहूँगा कि अब तक बोर्ड परीक्षा के अंदर उपभेद जो है वो नहीं पूछे गए हैं। बोर्ड परीक्षाओं के अंदर अब तक उपभेद नहीं पूछे गए हैं और जहाँ तक संभव है वहाँ तक उपभेद पूछे भी नहीं जाएंगे। तो हमें इसका जो है शब्द शक्ति के भेदों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उपभेद जो है उनको हम समझें जरूर, लेकिन परीक्षा के अंदर ये नहीं पूछे जाएंगे, उपभेद नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन हम बात करें इनके उपभेदों की तो लक्षणा के उपभेद हैं रूढ़ि लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। रूढ़ि लक्षणा
और प्रयोजनवती लक्षणा। तो रूढ़ि लक्षणा जो है उसमें रूढ़ि लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा, ये लक्षणा के उपभेद हैं। तो लक्षणा शब्द शक्ति के बारे में और इनके उपभेदों के बारे में और व्यंजना शब्द शक्ति के बारे में हम कल की क्लास के अंदर पढ़ेंगे। फिर भी मैं आपको सामान्य तौर पर इसके बारे में बता दूं। लक्षणा शब्द शक्ति के दो उपभेद हैं, रूढ़ि लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। और जहाँ रूपक अलंकार होगा वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होगी, जहाँ मुहावरे होंगे वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होगी, मानवीकरण और अन्योक्ति अलंकार जहाँ होंगे वहाँ भी लक्षणा शब्द शक्ति होगी। इसके बाद तीसरी आती है व्यंजना शब्द शक्ति, और व्यंजना के भी दो भेद माने जाते हैं, शाब्दी व्यंजना और अर्थी व्यंजना। तो इन लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति के बारे में हम अगली कक्षा के अंदर